अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 का पार्ट 10 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कहते किसको है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। यानी कि नॉर्मलाइजेशन हम किसको कहते हैं, अगर हम अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मजीद रिलायबल और सिंपल बनाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। बेसिकली होता क्या है, जब रिलेशनल डेटाबेस में हम अपना डेटा सारा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं तो उसके बाद हम आते हैं नॉर्मलाइजेशन के स्टेप की तरफ। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, वो जो सारे का सारा डेटा आपके टेबल्स के अंदर स्टोर है उनको मज़ीद सिंपल और मज़ीद रिलायबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो उस पर परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट क्या बता रहे हो, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस फॉर स्टोरिंग डाटा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास डिफरेंट टेबल्स आते हैं, उनके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करते हो और बाद में उस पर जो भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करना चाह रहे हो, डाटा ऐड करना चाह रहे हो या कोई डिलीट करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ अपडेट करना चाह रहे हो, तो वो इजीली तमाम अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस वर्क थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, और उन स्टेजेस को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम कहेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जो सेकंड स्टेप है उसको हम कहेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ऐसे ही थर्ड वन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। नेक्स्ट वो क्या बता रहे हैं, ईच नॉर्मल फॉर्म हैव कंडीशन एंड दीज कंडीशन हैव टू बी फुलफिल्ड टू ब्रिंग द डेटाबेस इन दैट पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं नॉर्मलाइजेशन के जिनको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक अननॉर्मलाइज्ड टेबल को नॉर्मलाइज्ड टेबल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म से हम उनको गुजारेंगे तो हर नॉर्मल फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी जो फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। जब आपका टेबल उन कंडीशंस को मीट कर लेगा तो हम कहेंगे कि आपको जो पर्टिकुलर टेबल है इस वक्त नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आगे हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल डायग्राम। यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई हुई है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, जो हमने डेटाबेस के अंदर सारे के सारे टेबल्स में डाटा स्टोर किया होता है वो हमारे पास अननॉर्मलाइज होता है। वो स्टार्ट में हम लेते हैं, उसके बाद उसमें हम क्या काम करेंगे कि हमारा जो टेबल है या जो हमारी डेटाबेस है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, उसमें से हम रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव करेंगे। अब ये टर्म्स जो डिफरेंट लिखी हुई है ये क्या है, आगे जैसे जैसे हम हर नॉर्मल फॉर्म को स्टडी करेंगे तो हम इनको देखते जाएंगे। सबसे फर्स्ट में है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसमें हम रिपीटिंग ग्रुप खत्म करते हैं। देन हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, जब हमारे पास टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद हम उसको लेके जाएंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ और उसमें हम क्या करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जब हमारे पास मौजूदा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद हम उसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हमारा टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल आने के बाद हम उसको ले जा सकते हैं अपनी पॉलिसी कोड नॉर्मल फॉर्म में, और इसमें हम क्या करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो टेबल है उसके अंदर जो डिफरेंट कीज़ हैं उनकी बेसिस पे हम डिफरेंट कंडीशंस को लगाते हैं। तो हम वहाँ पे ये मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है, जो हर डिटर्मिनेंट है वो कैंडिडेट की होना चाहिए। ये अभी इनकी जो डिटेल है, जब हम वन बाय वन इन फॉर्म्स को डिटेल में देखेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टर्म्स क्या हैं, इनका क्या मतलब है। अभी फिलहाल डायग्राम है सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नॉर्मलाइजेशन के कौन कौन से स्टेजेस हैं, ये कितनी इसकी फॉर्म्स हैं आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हम रिमूव करते हैं जॉइंट डिपेंडेंसीज को और इसके बाद हम कह देते हैं कि हमारा जो टेबल्स हैं या डेटाबेस है वो नॉर्मलाइज्ड पूरी तरह हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि हम आखिर क्यों डेटाबेस बनाने के बाद टेबल्स में डेटा इंसर्ट करने के बाद क्यों नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं।
डिफरेंट रीजंस हैं यहाँ हमारे पास जिसकी वजह से हम नॉर्मलाइजेशन के स्टेप को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पे बताई हुई है, इट मेक डेटाबेस डिजाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन चूंकि आपके डाटा को सिंपल और रिलायबल फॉर्म में ले आती है, तो इसलिए हमारी डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद। पहली रीज़न तो ये हो गई। सेकंड पे क्या बता रहे हैं, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ पॉसिबल। अभी डाटा को रिड्यूस कैसे करेंगी कि क्योंकि हमारे टेबल्स के अंदर जितना भी डाटा होगा उसमें से ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगी, इसके अलावा जो डिफरेंट रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो इस तरह अगर कहीं पे भी पॉसिबल हो तो ये हमारी डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसकी अमाउंट को रिड्यूस करती है। कभी भी ये हमारे इंपॉर्टेंट डाटा को ख़त्म नहीं करेगी, अमाउंट को रिड्यूस करेगी, डाटा हमारा सेफ और रिलायबल ही रहेगा। थर्ड में हमारे पास इट मेक्स डेटाबेस डिजाइन फ्री ऑफ अपडेशन इंसर्शन एंड डिलीशन अनॉमलीज। अनॉमली कहते हैं एरर को। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर ये जो 3 मेजर एरर्स हैं ये पाई जाती हैं अक्सर, कि आप डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा होता है या गलत अपडेट हो रहा होता है, इंसर्ट करना चाह रहे हो तो उसमें मसला आ रहा है, डिलीशन के टाइम अगर आप एक पार्ट डाटा का डिलीट करते हो तो साथ कोई दूसरा भी डिलीट हो रहा होता है। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद हल हो जाएंगी। उसके बाद आप टेबल्स के ऊपर जैसे मर्जी अपडेट करें, इंसर्ट करें, डिलीट करें डाटा को, कोई भी किस्म का एरर आपको नहीं आएगा, यानी कि डाटा से रेलिवेंट कोई एरर नहीं आएगा, कहीं पे भी डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, कहीं पे भी डाटा मिसमैच नहीं होगा या कहीं से भी डाटा मिस नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है हमारे पास इट आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, यानी कि जो आपकी डेटाबेस के अंदर डिफरेंट एंटिटीज हैं या डिफरेंट टेबल्स मौजूद हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं वो भी हम नॉर्मलाइजेशन में आइडेंटिफाई करते हैं। हम प्राइमरी की बनाते हैं, फॉरेन कीज बनाते हैं टेबल्स के अंदर, उन्हीं की बेसिस पे जो आपके डिफरेंट टेबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं या लिंक होते हैं। तो जो भी टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे उनको हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट सिंप्लीफाइज द डाटा मेंटेनेंस। क्योंकि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारी डाटाबेस बहुत सिंपल और रिलायबल फॉर्म में आ जाती है, इस वजह से इसको मेंटेन करना जो है वो कदरे आसान हो जाता है हमारे पास। लास्ट हमारे पास पर्पस है, इट मेक्स द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। ये यानी कि हमारी जो डेटाबेस बनेगी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद वो जो हमारे पास रिजल्टेंट टेबल्स आएंगे वो सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके बनेंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस के। अगर आपके पास कोई डेटाबेस है तो उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या है, ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड, यानी कि हर टेबल के अंदर कोई ना कोई एक की लाजमी होनी चाहिए। नॉर्मली हम प्राइमरी की बात करते हैं क्योंकि उसके बगैर तो हम आइडेंटिफाई नहीं ना कर सकते यूनिकली टेबल्स के अंदर जो रूल्स हैं। तो हर टेबल के अंदर की फील्ड लाजमी तौर पे होनी चाहिए। सेकंड पे है हमारे पास ऑल फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। इसका क्या मतलब है कि आपके टेबल्स के जो सेल हैं, ठीक है, हर सेल में या हर खाने में एटॉमिक डाटा होना चाहिए। एटॉमिक मीन्स एक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे नेम का अगर कॉलम है तो नेम के एक खाने में एक ही नाम आना चाहिए, ठीक है, दो नहीं आने चाहिए। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग ग्रुप। अब कहीं आपके टेबल्स के अंदर कहीं भी कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नाम है तो उसके सामने आपके टेबल के अंदर एक नेम का कॉलम है, अगर हमने एक नाम लिख दिया, लेट्स सपोज अली लिखा हुआ है, तो उसके सामने किसी भी जितने भी उसके सामने आपके पास एट्रीब्यूट्स आएंगे तो किसी भी खाने में रिपीटिंग वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। लेट्स सपोज अली के सामने 2 फ़ोन नंबर, अगर आपके पास फ़ोन नंबर का एट्रीब्यूट है तो फ़ोन नंबर 2 नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी हम टपल्स को अलग करेंगे या रोज को अलग करेंगे। ये जब हम परफॉर्म करेंगे स्टेप्स तो तब आपको समझ आएगा कि कैसे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रही हैं।
ईच टेबल मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल एंटिटी, यानी कि हर टेबल के अंदर सिर्फ एक ही एंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईच फील्ड इन आवर रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन की, यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके टेबल के अंदर वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करने चाहिए, की पे। यानी कि आपके टेबल में जो प्राइमरी की है वो आइडेंटिफाई करेगी आपके टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं या जितने भी कॉलम्स हैं। लास्ट में क्या है, ऑल नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ये बता रहे हैं फील्ड से मुराद यानी कि एट्रीब्यूट्स को ले रहे हैं ये, तो जितने भी नॉन की यानी कि प्राइमरी की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि वो सारे के सारे सिर्फ प्राइमरी की पे डिपेंड कर सकते हैं, इसके अलावा एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास एक स्टूडेंट है, उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो इसमें हमारे पास प्राइमरी की क्या हो सकती है, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर प्राइमरी की हो सकती है। तो प्राइमरी की यानी कि रोल नंबर के अलावा बाकी सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स अभी मैंने लिए हैं वो सारे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, सिर्फ प्राइमरी की पे डिपेंड कर सकते हैं, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपके पास। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी जो इसकी नॉर्मल फॉर्म है वो हम अगले लेक्चर में इनको कवर करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।